नमस्कार। अपराध और अपराध से जुड़ी खबरों पर आधारित हमारा ये खास कार्यक्रम तफ्तीश में मैं मान सिंह आपका स्वागत करता हूं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको जोधपुर शहर में होने वाली वारदातों के बारे में न सिर्फ बताएंगे बल्कि आपको जागरूक भी करेंगे ताकि आप रह सके सतर्क और अपराध पर लग सके लगाम। शुरुआत ऐसे मामले की तफ्तीश से जो दिल दहलाने वाला है। माँ तो माँ होती है, वो माँ जो 9 महीने अपनी कोख में रखकर बच्चे को जन्म देती है, वो माँ जो अपना दूध पिलाकर बच्चे को बड़ा करती है, वो माँ जो बच्चे को अंगुली पकड़कर चलना सिखाती है। ऐसी ही एक माँ के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। आइए करते इस मामले की तफ्तीश। मुंबई के खार थाना क्षेत्र के सांता कुंज स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाली दीपाली की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका इकलौता बेटा सिद्धांत था। दीपाली ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि जिसे वो अपने कलेजे का टुकड़ा समझती थी वही उसके कलेजे में खंजर घोंप देगा। गौर से देखिए इस चेहरे को। मासूम सा लगने वाला यह चेहरा क्या लगता है आपको हत्यारा? लेकिन हकीकत यही है कि यही है अपनी माँ का हत्यारा। इसने कत्ल किया है माँ जैसे रिश्ते का, उस रिश्ते का जिसने इस दुनिया को सिखाया है रिश्ते का महत्व, बताई है रिश्ते की अहमियत। अब आपको बताते हैं कि क्या रहा हत्या का कारण। ऐसा क्या हो गया कि एक बेटे ने कर दी अपनी माँ की हत्या। मुंबई में सांता कुंज निवासी पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर गणोर व लंदन से LLM डिग्रीधारी पत्नी दीपाली के बीच विवाद चल रहा था। दीपाली ने पुत्र सिद्धांत पर भी सख्ती शुरू कर दी, जिसके चलते उसका घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया था। 10वीं में 85% अंक लाने वाला सिद्धांत 12वीं में सिर्फ 53% ही ला सका। माता पिता के बीच झगड़े से तनाव में आए सिद्धांत ने BSc में प्रथम वर्ष में प्रवेश तो ले लिया, लेकिन वह न तो एक दिन भी कॉलेज गया और न ही उसने परीक्षा दी थी। फिर जब मां ने रिजल्ट कार्ड दिखाने का दबाव डाला तो तनाव में चल रहे सिद्धांत ने 23 मई को घर में मौका देखकर अपनी ही मां पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दीपाली की निर्मम हत्या कर दी। सिद्धांत ने इस दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम देकर घर में रखे 2 लाख रुपए लेकर हो गया फरार। और अब आपको बताते हैं सिद्धांत हत्या करने के बाद कहां गया और कैसे आया पुलिस की गिरफ्त में। हत्या करने के बाद सिद्धांत रेलवे स्टेशन पहुंचा और आनंद फानंद में उसे जो भी ट्रेन मिली वो उसमें बैठ गया और ये ट्रेन जोधपुर आ रही थी। सिद्धांत जोधपुर पहुंच गया और रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में रूम लेकर ठहर गया। होटल रिसेप्शन पर जब उसने ID मांगा तो उसने इनकार कर दिया। इस पर होटल संचालक को संदेह हुआ और उसने उदयमंदिर पुलिस को इसकी इत्तला कर दी। थाना अधिकारी मदन बेनीवाल के नेतृत्व में पुलिस ने होटल पर दबिश दी और सिद्धांत को दबोच लिया। 25 मई को हमारे को मुंबई पुलिस से सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के आसपास एक सिद्धांत गनूरे नाम का लड़का है जिसने अपनी मां का मर्डर करके जोधपुर आया है। मुंबई पुलिस की सूचना पर हमने आसपास के होटल तलाश की रेलवे स्टेशन पे, तो होटल धूम में ये सिद्धांत गनूरे हमारे को मिला, जिसने बताया कि मैंने मेरी माँ का मर्डर करके और जोधपुर में आ गया। सिद्धांत गनूरे को धूम होटल से दस्तयाब करके और मुंबई पुलिस को हमने इन्फॉर्मेशन दिया और मुंबई पुलिस उसको प्रकरण में दस्तयाब करके और मुंबई लेके चले गए। सिद्धांत गनूरे ने बताया था कि मैंने मेरी माँ से परेशान होकर मेरी माँ का मर्डर कर दिया था और मर्डर की बात उसने कबूल की थी। मुंबई में अपनी ही मां की हत्या कर जोधपुर पुलिस के हत्या चढ़े सिद्धांत ने पुलिस के सामने अपने घिनौने अपराध की कहानी इस तरह बयां की। मम्मी को ऐसे लगता था कि सब जन मिल के उसके साथ ही प्लान करती हो और ऐसे मैंने मार दिया। आपने सुना, इतना घिनौना पाप करने के बाद भी सिद्धांत को कोई अफसोस नहीं है। कोर्ट सिद्धांत को जो भी सजा सुनाए वो बहुत कम होगी, क्योंकि उसने कत्ल किया है मां पुत्र के रिश्ते का। आपको यह जानकर और भी ताजुब होगा कि सिद्धांत के पिता बंबई में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। ध्यानेश्वर गणोर सनसनीखेज सीना बोरा हत्याकांड मामले की जांच करने वाली टीम के सदस्य थे। भारतीय समाज पर पाश्चात्य देशों का असर होने लगा है। युवा पीढ़ी उसी तरह बढ़ रही है। रहन सहन खान पान के बाद अब युवा पाश्चात्य देशों की तरह आपराधिक तौर तरीके सीख रहे हैं।
हालांकि इसके पीछे माता पिता के बीच चल रहे झगड़े व तनाव भी एक बड़ी वजह है। मथुरा दास माथुर अस्पताल के मनोचिकित्सकों का कहना है कि वर्तमान में पिता के पास समय नहीं है, न ही माता के पास, जबकि वे बच्चों से बहुत उम्मीद लगाए होते हैं। माता पिता का बच्चों से इमोशनली जुड़ाव नहीं है। युवा वर्ग में खुद को अकेला महसूस करने लगा है। संयुक्त परिवार में बच्चे अकेले नहीं होते थे, घर का कोई न कोई सदस्य उसे संभाल लेता था। आजकल हम देख रहे हैं कि जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं या जो साथ साथ पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, आज के ज़माने में ज़्यादातर पेरेंट्स के अब एक सिंगल बच्चा होने लगा है। बहुत कम लोगों के 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होना तो लगभग बहुत मुश्किल से मिलता है आज के ज़माने में। तो जहाँ एक बच्चा होता है माँ बाप के साथ, तो माँ बाप का जो एक्सपेक्टेशन है वो बच्चे की तरफ बहुत बढ़ जाता है और बच्चे का एक्सपेक्टेशन माँ बाप की तरफ से बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो अकेले हैं। अब स्थिति ये आती है कि जब माँ बाप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, दोनों ही मान लो माँ बाप प्रोफेशन में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या वो बिजनेस ना भी कर रहे हैं तो सोशल इंटरेक्शन पे और सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बिजी है कि उनको समय नहीं है। तो वो जो समय भावनात्मक रूप से जो बच्चे को देना चाहिए, या जो बच्चा भावनात्मक रूप से उनसे अफेक्शन की उम्मीद करता है, वो जब पूरी नहीं होती है तो उनमें आपस में एक तरह की खिंचाव पैदा होता है, रिश्तों में एक तनाव सा पैदा शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे उस बच्चे की मानसिकता को बदलने की कोशिश करता है। समय लगता है, धीरे धीरे वो मानसिकता बदलती चली जाती है। पर जब उसकी और इस भावनात्मक अलगाव से जब बच्चा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, फिर वो भी सोशल मीडिया की तरफ, इंटरनेट की तरफ, वीडियो गेम्स की तरफ या दूसरे कोई भी असामाजिक तत्वों की तरफ या असामाजिक गतिविधियों की तरफ बढ़ जाता है, वहाँ जाकर के वो वास्तविकता से दूर होने लग जाता है। धीरे धीरे उसकी जो भावनाएं हैं वो वास्तविक भावनाओं से काल्पनिक भावनाओं, वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ चली जाती है, जहाँ उसको वीडियो गेम्स, इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया पे लाइक डिसलाइक और पसंद नापसंद और उसके बीच में 100% जीतने की एक भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। उसकी मानसिकता जो है वो इतनी कठोर डायरेक्शन में चली जाती है कि वो कहीं भी हारना पसंद नहीं करता, कहीं भावनात्मक रूप से गिरना पसंद नहीं करता। तो जब उस व्यक्ति की, बच्चे की जो मानसिकता जो है जब विकृत होने लगती है, तो वो अपनी सोचने समझने की जो उसकी क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, और अपने पे जो उसकी भावनात्मक कंट्रोल है, जिसको हम इम्पल्स कंट्रोल कहते हैं, वो बिना किसी आगे का सोच के बारे में निर्णय लिए बिना, और वो उसमें उलझ जाता है और ऐसा एक्ट या ऐसी गतिविधि कर बैठता है जिसका उसको उस समय खुद को भी भान नहीं होता कि वो कितनी गंभीर प्रवृत्ति की कोई चीज़ करने जा रहा है। और उसी भावनात्मक जो उसका अंधकार कह लें, या भावनात्मक जो तीव्रता का जो उसका आवेग है उसमें कह लें, या उस समय जो उसकी विकृत मानसिकता हो जाती है, उस दौरान वो अपनी चीज़ को पाने के लिए, अपने आप को 100% सही साबित करने के लिए, या अपनी चीज़ को रोकने के बजाय वो उस चीज़ को मैनेज करने के उसमें जब नहीं कर पाता है, तो वो उस प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है, हिंसक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है। और वो ये नहीं देखता कि सामने व्यक्ति कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, व्यक्ति कौन है। वो उस लेवल तक भी उसकी मानसिकता चल जाती है कि वो उसकी हत्या भी कर सकता है। हमें दुख इस बात का है कि इतना घिनौना अपराध करने के बाद भी सिद्धांत ने अपने नापाक कदम हमारी सूर्य नगरी की पावन धरती पर रखे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे करोड़ों रुपए लेकर फरार होने वाली सोसाइटी की तफ्तीश। आप बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। दिल से दिल तक लाइव देखिए रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका तफ्तीश में। एक कहावत तो हम सबने सुनी है, लालच बुरी बला है, लेकिन इस कहावत का कम लोग ही मनन करते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग पे जब पैसों का लालच आता है तो उसे कुछ नहीं दिखता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ब्याज दर का लालच देकर भोली भाली जनता को करोड़ रुपए की चपत लगा दी। शहर के खांडाफलसा पुलिस थाने में नीतू पुरोहित, सुमन पुरोहित और जगदीश चंद ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा बताया कि सिरोही जिले की सुंदरम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 3 ब्रांच है,
जोधपुर के अलग अलग क्षेत्रों में संचालित हो रही थी। ये तीनों ही सोसाइटी के कर्मचारी हैं, लेकिन 5 मई 2017 को तीनों ही ब्रांच मैनेजरों के पास प्रधान कार्यालय से मोबाइल में मैसेज आया कि हम उपभोक्ताओं की जमा राशि वापस देने में असमर्थ हैं। यह मैसेज पढ़ते ही इन लोगों की पैरों तले जमीन खिसक गई। और बार कुछ दिन पहले जी साहब हमारे पास फोन आया कि लाल जी आप हमें जी की बैंक है वहाँ बैंक बंद हो चुकी है, कहाँ पर रुपया भी जाके मैं कैसा हमारा काम वाले रहे हमारा पैन उठा लिया और मैडम मेरा खतर मान रुपया 40 रुपया है। तो मेरा बात हुई 50 बड़ी कटे तो लोग 500 करोड़ रुपया है ले रहा और चंपत रुपया है। मालिक है ऐसे जिसको है विजय रावल और दिलीप रावल, ये मालिक है। अनिल जोशी जी का यार GM है और हमारे हाथ से बिल्डिंग है, उन हाथ से बिल्डिंग है वहाँ ऑफिस लगेगा। और लोगों ने प्रभु लोगों ने पैसा जमा कर लिया, मैंने दिया पिछले महीने कोई मैच्योरिटी में कोई स्कीम निकाली वो सोनेरा सिक्का हो गया खोटा। घटना है कि सुंदरम कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो कि सिरोई के संचालक के रूप में कार्य करती थी, वहाँ प्रधान कार्यालय वहीं पे आया था। उसके ब्रांच जो थी वो जोधपुर शहर में भी विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आई हुई थी। यहाँ पर अनिल जोशी नामक व्यक्ति ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्य करता था और उसके द्वारा यहाँ की जो महिलाएं हैं नीतू पुरोहित, सुमन पुरोहित और अन्य जो लोग हैं वो यहाँ के कार्य के रूप में कार्य करते थे। यहाँ पर उस लोगों को ज्ञात हुआ कि अनिल जोशी के द्वारा दिनांक 2 तारीख को एक मैसेज दिया गया कि सुंदरम कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने वाइंड अप करके बंद कर दिया गया है। इस मामले के अंतर्गत नीतू पुरोहित के द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट खांडाबलसा थाना अधिकारियों के समक्ष लिखाई गई, जो कि धारा 420-406 के अंतर्गत थी, जिसमें नीतू पुरोहित ने ये आरोप लगाया कि वह स्वयं इस मामले के अंतर्गत सुंदरम कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक कर्मचारी थी और कर्मचारी होने के नाते उसने वहाँ के लोगों को पैसे वैसे लेने का ये जो डायरेक्शन था अनिल जोशी, सिरोई के जो प्रधान लोग हैं, जो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, दिलीप रावल, विजय रावल इत्यादि, इन लोगों ने डायरेक्शन दिया था कि यहाँ के लोगों से आप यहाँ पे सुंदरम कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आकर रुपये पैसे जमा कराने के बोले। इन महिलाओं के द्वारा वह यहाँ के एजेंटों के द्वारा 5-7 हज़ार रुपये सैलरी देके यह कार्य कराया जाता था। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि गरीब लोगों के जो यहाँ पे लोगों के पैसे जमा कराए गए, इन लोगों को जल्दी से जल्द गिरफ्तार करवा कर कैसे भी कर इन लोगों का पैसा दिलवाए। ऐसा ही एक मामला सदर कोतवाली थाने में दर्ज किया गया। परिवादी राजू सोनी ने इस्तिगासे के जरिए मामला दर्ज कराया कि आडा बाजार स्थित सुंदरम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ब्रांच ने अलग अलग खातों में उसने 29 लाख के करीब रुपए जमा करवाए। सोसाइटी ने उसे विश्वास में लेने के लिए चेक भी दिए, लेकिन उसे समाचार पत्रों से पता चला है कि यह सोसाइटी भाग चुकी है और अब तफ्तीश करता है इस फ्रॉड गैंग के मास्टरमाइंड की। गौर से देखिए इन चेहरों को, इन्होंने ही छीन ली खुशियां कई लोगों की। ज्यादा ब्याज दर, कम समय में दुगना धन करने का झांसा देकर इन लोगों ने हड़प लिए करोड़ों रुपए। इस पूरे मामले के ये हैं नामजद आरोपी दिलीप रावल, विजय रावल, संतोष रावल, विक्रम रावल व अनिल जोशी। आरोपी अनिल जोशी ने तो हद कर दी। जनता के करोड़ों रुपए की चपट लगाने के बाद इसने अदालत में अग्रिम जमानत लगा दी, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं। अदालत ने इसकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सोसाइटी के सभी कार्यालयों को सीज कर दिया है और इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेज अपने पास ले लिए। आइए जानते हैं इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी सदर कोतवाली पुलिस थाने के अधिकारी इंद्र सिंह से। परिवादी राजू सोनी ने एक कोर्ट के मार्फत इस्तिगासा थाने पे भेजा कि सुंदरम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नवचौकिया में स्थापित थी, जिसका एजेंट ओम प्रकाश सोनी वे वहाँ कार्यरत अनिल और डायरेक्टर सिरोई के विरुद्ध में एक इस्तिगासा पेश किया कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते थे यहाँ पे। इनके प्रलोभन में आके मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया ओम प्रकाश सोनी एजेंट के मार्फत में। बाद में ये क्रेडिट सोसाइटी सुंदरम क्रेडिट सोसाइटी है जिसने अपने सारे ब्रांचेज और ऑफिस बंद कर दिया। इनका मेन ब्रांच सिरोई में है और उसकी ब्रांचेज जोधपुर के अंदर है। कि इस सुंदरम क्रेडिट सोसाइटी के विरुद्ध में खांडाबलसा के अंदर एक प्रकरण दर्ज हुआ है पूर्व में,
लेकिन इनकी जो ब्रांच अलग अलग ब्रांचें थी उसके आधार पर इन्होंने अलग अलग मुकदमे दर्ज करवाए। सुंदरम क्रेडिट सोसाइटी के जितने भी दस्तावेज इनकी जो प्रक्रिया है उस संबंध में थाना और सदर कोतवाली के जो इन्वेस्टिगेशन है वो साथ साथ 420, 467, 68, 406 IPC में दर्ज किया। जांच में हम इस संबंध में सोसाइटी के द्वारा किस प्रकार प्रलोभन दिया गया, क्या उनके नियम और कायदों के विरुद्ध में दिया गया, क्या सुंदरम सोसाइटी को इस तरह की लुभावनी स्कीमों के तहत ग्राहकों को फंसाया गया, यदि ये प्रमाणित होता तो इन सब की गिरफ्तारियाँ होगी और इनके जो दिए हुए पैसों की बरामदगी के प्रयास करेंगे। अब सवाल यह है कि जनता के करोड़ों रुपए वापस मिलेंगे? कब आएंगे ये रावल बंधु पुलिस की गिरफ्त में? तो आप भी रहे सतर्क, न आए लालच में, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। आज तफ्तीश में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर करेंगे ऐसा ही अपराध की तफ्तीश। चैनल 24 प्लस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।